जी जनाब, क्या हाल है। वेलकम आपका भाई, आपका दोस्त एक दफ़ा फिर आपको आपके अपने प्रोग्राम में खुश आमदेद कहता है। आप वॉच कर रहे हैं वेल्थ टॉक। वेल्थ टॉक आपको पता है इंश्योर प्रो फाइनेंशियल सर्विसेज के कोऑपरेशन से पेश किया जाता है और मैं हूं आपका भाई फजल वदूद। हमारा कॉन्टैक्ट का नंबर है 9056075000। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं, ऑफ कोर्स मेरा फील्ड इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट्स ही है, तो हर वीक में उससे रिलेटेड कोई ना कोई नया टॉपिक आपकी इंफॉर्मेशन में लाने की कोशिश होती है, जिससे आपकी नॉलेज में इजाफा हो। इंश्योरेंस, आई कैन नॉट एम्फसिस इनफ, डेफिनेटली आपकी प्रॉस्पेरिटी में, आपकी ओवरऑल फिनेंशियल प्लानिंग में बैकबोन की हैसियत रखती है। क्योंकि बहुत दफ़ा ये बात हुई कि एवरीथिंग इज़ अ विशफुल थिंकिंग। हम सारा दिन काम करते हैं और सोचते हैं कि अगले 25-30 साल इसी तरह काम जब करते रहेंगे तो हमारे सारे गोल्स अचीव हो जाएंगे। और ऊपर वाले से यही दुआ होती है कि ऐसा ही हो। लेकिन ये भी रियलिटी है कि पीपल डू डाई, people do get sick, accidents happen, things happen। और हर कोई भी नहीं चाहता कि उसको कोई प्रॉब्लम आए, लेकिन ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं। उसमें इंश्योरेंस एक ऐसी इन्वेंशन है मैनकाइंड की कि जो आपको हेल्प करती है ये मेक श्योर करने में कि आप अपने फिनेंशियल गोल्स हर हाल में अचीव करें। ऊपर वाले से दुआ यही कि आप हमेशा से तंदुरुस्त रहें और अच्छी लंबी सेहतमंद ज़िंदगी एंजॉय करें और अपने सारे सेट टारगेट्स सक्सेसफुली अचीव करें। लेकिन बाज़ का ऐसा नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली जो कनाडा के नंबर्स हैं उसमें मैं अक्सर बताता रहता हूँ कि 6 और 7 आउट ऑफ 10 बिफोर रीचिंग एज 65 में फेस क्रिटिकल इलनेस और डिसेबिलिटी। और अगर इसमें डेथ का भी डाल दिया जाए तो ये नंबर्स और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो अगर 10 में से दूसरा एंड क्या है, एज 65, क्योंकि 65 तक हम काम करना चाहते हैं, बल्कि हम अब तो 70 प्लस पे जा रहे हैं, लेकिन चले 65। तो दैट मीन्स आपको ये ख्वाहिश होती है कि आप अगले 30-35 साल से तंदुरुस्ती के साथ काम करें। लेकिन हमारे पास जो इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट के पास या इंडस्ट्री के पास जो नंबर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि 10 में से 6-7 लोग अनफॉर्चुनेटली फेस क्रिटिकल इलनेस कंडीशन और डिसेबिलिटी। क्रिटिकल इलनेस में मैं आगे भी अर्ज कर चुका हूँ, 25 कंडीशंस कवर हैं, सेवरल काइंड ऑफ कैंसर्स, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, इस किस्म की चीज़ें। और उसके साथ डिसेबिलिटी, एट वर्क, स्लिप एंड फॉल, ये सारी चीज़ें उसमें आपकी होने के चांसेस हैं। एक्सीडेंट्स डू हैपन ऑन द रोड, एट वर्क, वगैरह वगैरह। तो ये तो इंश्योरेंस का एक यकीनी तौर पे एक डेफिनेटली बहुत बड़ा पर्पस है कि जब ये चीज़ें होती हैं तो फिर व्हाई नॉट टू हैव इट, टू मेक श्योर कि हम जब वहाँ पे पहुँचे खैर खैरियत से, तो हमें कम से कम एक पीस ऑफ माइंड हो अलोंग द वे कि अगर कुछ हो जाए तो भी हमारे गोल्स पूरे हो जाएंगे और हम अपने प्यारों के लिए जो जो कुछ करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। दैट इज़ द कोर पर्पस ऑफ इंश्योरेंस। आज का जो टॉपिक है इंश्योरेंस में, मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि जो क्लेम है वो कैसे पे होता है और क्लेम को प्रोसेस करने का क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है, और क्लेम फाइल करने का इंश्योरेंस का, क्रिटिकल इलनेस का, डिसेबिलिटी का, और उसमें किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए और क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इस किस्म के बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मुझसे हमेशा लोग पूछते रहते हैं और पूछने भी चाहिए। और मैंने इसलिए सोचा कि आज का जो प्रोग्राम है उसमें हम बात करते हैं
how to file life, critical illness or a disability claims, and what's the procedure, and what could be the complications while processing it, किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए, और क्लेम मिले तो उसको हम किस तरह रिसीव करें, उसके बारे में क्या प्लान कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि अक्सर मुझे क्वेश्चंस मिलते रहते हैं, तो आई थॉट आज हम थोड़ा सा क्लेम पे बात कर लें। तो शुरू करते हैं। हमेशा मैं कहता हूँ आपको अपनी इंश्योरेंस, डिसेबिलिटीज़, क्रिटिकल इलनेस, लाइफ इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, ट्रैवल, सुपर वीज़ा, इसके लिए कभी भी कोई क्वेश्चन हो बाय करने से पहले अगर आप मेरी ओपिनियन, रेट्स लेना चाहें तो यू आर मोर देन वेलकम। नंबर टू रीच इज़ 905-607-5000। क्लेम इंश्योरेंस का पर्पस यही है कि अगर खुदा न खास्ता लाइफ की केस में डेथ, क्रिटिकल इलनेस की सिचुएशन में कोई इलनेस हो गई है या एक्सीडेंट एट वर्क और वाइल ऑन द रोड हो गया है, तो उसका क्लेम कैसे फाइल करना है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलिसी तो आपने ले ली, तो थोड़ा सा उस पर आज बात करते हैं। कुछ प्रोसेस करने से पहले, इवन पॉलिसी लेते हुए क्या एहतियात करें वो भी मैं थोड़ा सा डिस्कस करूं, और उसके बाद जब क्लेम का वक्त आए तो क्या करना चाहिए। नंबर 1, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है, इट्स अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें कुछ जिम्मेदारियां आपकी हैं एज ए कंज्यूमर, कुछ जिम्मेदारियां इंश्योरेंस कंपनी की है जो प्रॉमिस करती है आपको बर वक्त क्लेम पे करने का अगर क्लेम वाली सूरत-ए-हाल आ जाए। इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए सबसे पहले पार्ट है कंज्यूमर साइड, आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं। नंबर 1 विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप अपने एडवाइज़र को अपनी कंप्लीट हेल्थ हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री वगैरह दें। अपनी तरफ से ये ना समझे कि शायद ये इंफॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है, या हम बहुत सारे लोग इमिग्रेंट्स हैं, या ये कि फलानी कंडीशन तो इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश में हुई थी जब बैक होम थे, उसका यहाँ क्या लेना देना। बेहतर है आप अपनी हेल्थ कंडीशन, पुरानी हिस्ट्री भी है, एडवाइज़र साहब को खुल के बताएं और उनको डिसाइड करने दें कि ये इंफॉर्मेशन उन्होंने रिपोर्ट करनी है या नहीं। एडवाइज़र्स उनके लिए भी, क्योंकि मैं बड़ा अरसा अपने काम के साथ साथ एडवाइज़र्स को पढ़ाता भी रहा हूँ, आई वुड इनकरेज आप मैक्सिमम इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करें, होल्ड ना करें। लेट द अंडरराइटिंग टीम, इंश्योरेंस कंपनी टू डिसाइड व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज़ नॉट। आप बेहतर है कि खुद जजमेंट पास ना करें। जो बहुत सीनियर एडवाइज़र्स हैं उन्हें पता है कि क्या करना है, लेकिन सेफ ये है, क्लाइंट के लिए ये बेहतर है, आपके अपने इमेज के लिए बेहतर है इन द आई ऑफ अ इंश्योरेंस कंपनी, प्लस यू विल एबल टू प्रोटेक्ट योर क्लाइंट बेटर। अगर आप सारी हिस्ट्री लिख देंगे, आपको काम थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन आपके क्लाइंट के लिए इन द लॉन्ग रन बेहतर होगा, बल्कि आपके लिए भी बेहतर होगा ऑन अ टेक्निकल साइड एज वेल, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इंश्योरेंस कंपनी आपके बारे में एक अच्छा इमेज पैदा होगा उनकी नज़र में कि आप कोऑपरेट करते हैं, आप इंश्योरेंस कंपनी को मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देने की। प्लस ये है कि कल को अगर क्लेम का कोई गड़बड़ हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है, बिकॉज आपने सारी इंफॉर्मेशन अप फ्रंट दे दी। बैक टू द क्लाइंट्स, जब आप इंश्योरेंस ले रहे हैं
आप मेक श्योर करें कि आप अपनी पूरी इंफॉर्मेशन अपने एजेंट को प्रोवाइड करें। उसका फ़ायदा यही है कि ज़िंदगी में अगर किसी टाइम पे क्लेम का वक्त आए तो इंश्योरेंस कंपनी को आपने इंफॉर्मेशन ऑलरेडी वो प्रोवाइड कर दी हो, ताकि क्लेम के वक्त कोई ऐसी एक्सक्यूज़ ना बने। इंश्योरेंस कंपनी प्रोसेस ये है कि जिस वक्त क्लेम का टाइम आता है तो इंश्योरेंस कंपनीज ओहिप से आपकी सारी इंफॉर्मेशन निकालते हैं। तो माने अगर किसी बंदे ने इंश्योरेंस ली लेकिन कोई हिस्ट्री बताना भूल गया और कल को क्लेम उससे रिलेटेड हुआ, फॉर एग्जांपल किसी बंदे की 10 साल बाद डेथ हुई बिकॉज ऑफ अ हार्ट अटैक, लेकिन पॉलिसी लेने से पहले उसको कोई चेस्ट में पेन वगैरह था, डॉक्टर ने कुछ टेस्ट कहे हुए थे और उसने कहा कि देखेंगे इसे बाद में करेंगे, मसरूफियत की वजह से नहीं कर सका। ख्याल आया बेहतर है इंश्योरेंस ले ली जाए, इंश्योरेंस ले ली है और इंश्योरेंस चल रही है और कुछ सालों के बाद वो प्रॉब्लम बढ़ गई, इंश्योरेंस कंपनी को नहीं पता और खुदा न खास्ता को डेथ हो जाती है या क्रिटिकल इलनेस की सूरत हाल में कोई हार्ट अटैक हुआ और आप क्लेम प्रोसेस कर रहे हैं। तो अब वो इंश्योरेंस कंपनी ने जब अपना रिकॉर्ड निकाला ओहिप के थ्रू तो पता चला कि आपने या उस क्लाइंट ने ये शेयर करना भूल गए कि 4-6 महीने पहले हमारे चेस्ट में पेन थी, डॉक्टर ने हमें चंद टेस्ट कहे थे हार्ट रिलेटेड और मसरूफियत की वजह से हमने अभी करवाए नहीं और बाद में ख्याल हुआ कि बेहतर है इंश्योरेंस ले लें, वो कंडीशन भी रिजॉल्व हो गई। अक्सर ऐसा होता है और अब ज़रूरत ना समझी टेस्ट करवाने की, लाइफ बड़ी बिजी है, कोई बैड इंटेंशन नहीं थी, कंप्लीटली जस्ट सिंपली भूल गए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके रिकॉर्ड में वो चीज़ आ चुकी है बिकॉज यू वेंट टू सी योर डॉक्टर, डॉक्टर मेड अ नोट्स, अपनी हिस्ट्री में उसने नोट कर लिया और वो इंफॉर्मेशन थ्रू ओहिप्स के डेटा के इंश्योरेंस कंपनी को चली गई। इंश्योरेंस कंपनी इन दिस सिचुएशन कैन sort of refuse or can argue before paying the claim। तो इसलिए बात यह है कि इंफॉर्मेशन टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज आप ज़रूर दें। अच्छा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अक्सर मुझसे पूछा जाता है और स्पेशली जिस वक्त मैं, आपको पता है ना कि मैं एज चीफ अंडरराइटर काम करता रहा, बड़ा अर्सा मैंने एज अंडरराइटिंग में काम किया एज ए अंडरराइटर एंड क्लेम डिपार्टमेंट ऑल्सो को डील किया। तो अक्सर ये क्वेश्चन मुझसे किया जाता है कि मान लें आज मई की 2 है डेट और इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोसेस हुई और चंद दिनों के बाद अप्रूव होके घर आ गई। मान ले 10 मई को, 2 मई को एडवाइज़र के साथ आप बैठे, पॉलिसी लिखी, 10 मई को अप्रूव हो गई और अज्यूम कर लें कि 15 मई को क्लाइंट को हार्ट अटैक हो गया और डेथ हो गई। इस सूरत हाल में अक्सर मुझसे ये सवाल किया जाता है कि ये बड़ा फ़ौरन हो गया तो क्या क्लेम पे हो जाएगा? तो जवाब वही है कि अगर कोई किसी किस्म की प्रीवियस हिस्ट्री नहीं थी तो इंशाल्लाह क्लेम पे हो जाएगा, बिकॉज किसी को कल का कुछ पता नहीं है। इसीलिए हम कहते रहते हैं कि कल पर ना डालिए, आज जब आप हेल्दी हैं अपनी इंश्योरेंस करवा लीजिए। तो अगर आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं थी, कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं थे, तो आपके क्लेम को डिनाई कोई नहीं करेगा। नो मैटर आपका क्लेम
पॉलिसी के अप्रूवल के इमीडिएट बाद ही हो गया हो। पॉलिसी डिलीवर हुई और उसके बाद आपकी अचानक कंडीशन ख़राब हो गई, बट उससे पहले कोई किसी किस्म का वो प्रीवियस हिस्ट्री मौजूद नहीं थी। और अगर कोई प्रीवियस हिस्ट्री थी, आपने डिस्क्लोज भी की और इंफॉर्मेशन आपने शेयर करने के बाद इंश्योरेंस कंपनी ने फिर भी आपकी पॉलिसी अप्रूव कर दी, तब भी आपको क्लेम पे हो जाएगा। इसलिए कि कोई कंडीशन थी, आपने डिस्क्लोज कर दी और उसके बाद पॉलिसी इशू हुई, इंश्योरेंस कंपनी की इंफॉर्मेशन में वो बात पहले से थी, पॉलिसी इशू हो गई और खुदा न खास्ता उसके फ़ौरन बाद जब आपको पॉलिसी रिसीव हो गई, उसके चंद दिनों के बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो यू आर कवर्ड, बिकॉज आपने इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की थी। स्पेशली लाइफ इंश्योरेंस के केस में, क्रिटिकल इलनेस के केस में थोड़ी सी कंडीशंस डिफरेंट होती हैं। उसमें एक सर्वाइवल पीरियड आ जाता है कि आपको पॉलिसी लेने के इतने महीनों तक हेल्दी रहना है, 90 डेज, 60 डेज, 30 डेज, इस तरह मुख्तलिफ किस्म की कंडीशंस हो सकती हैं। आप समझ लीजिए कि एटलीस्ट 30 डेज तो ज़रूर। ये है क्रिटिकल इलनेस की कंडीशन में। अच्छा, अब प्रोसेस क्या है? प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और कनाडा में जो है आपके एज ए कंज्यूमर राइट्स बहुत हैं, विच इज़ वेरी वेरी गुड थिंग। एज लॉन्ग एज मैंने जैसे शुरू में कहा, आपकी जिम्मेदारी कह लीजिए दो हैं। नंबर वन, आपने अपनी सारी इंफॉर्मेशन अप फ्रंट एट द टाइम ऑफ व्हेन द पॉलिसी इज बीइंग रिटन, आपने अपनी सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपरली अपने एडवाइज़र साहब को या साहिबा को शेयर करनी है। और सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि प्रीमियम जो है टाइमली पे होता रहे। बेस्ट थिंग इज प्री ऑथोराइज, आपके बैंक से निकलता रहे, अदरवाइज बड़ा मुश्किल है टाइमली पे करना, तो वो प्री ऑथोराइज ही होता है नॉर्मली, आप उसको आपके अकाउंट से निकलता रहेगा। सो एज लॉन्ग एज you have given the information truthfully to the best of your knowledge, best of your recollection, you shared all the information and you are paying the premium, inshallah आपको क्लेम के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्रोसेस कुछ इस तरह स्टार्ट होता है कि मान लीजिए कि जॉन डाइस, तो उसकी फैमिली को ये चाहिए कि एज सुन एज पॉसिबल वो इंश्योरेंस कंपनी को रिपोर्ट करें। बेस्ट अच्छी अप्रोच ये है कि अगर आपके एडवाइज़र के साथ का कांटेक्ट इंफॉर्मेशन आपके पास है तो आप उनको बताएं ताकि वो आपको हेल्प आउट कर सके क्लेम के लिए। मैं अक्सर प्रोग्राम्स में ये कहता रहता हूँ क्योंकि मैंने बहुत दफ़े देखा कि बहुत से दोस्त इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आए, थोड़ा बहुत बिजनेस किया, उसके बाद किसी दूसरी इंडस्ट्री में चले गए, कोई और जगह पे किस्मत आजमा ली, काम ना किया, बहुत सारी सिनेरियोज। तो उसमें अगर आपका एडवाइज़र अवेलेबल नहीं है तो यू डोंट हैव टू बी वरीड अबाउट इट। आप पैनिक ना हो, आप उस इंश्योरेंस कंपनी को कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली भी, और फील फ्री टू गिव मी अ कॉल। आपने पॉलिसी मुझसे ली है या ना ली है, कोई मसला नहीं है, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। मैं अपने काम को अपने बिजनेस से ज़्यादा एक जो कम्युनिटी की सर्विस के मिशन के साथ करता हूँ, तो इसलिए कभी भी कोई क्लेम के हवाले से क्वेश्चन हो, प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट or call me right away. 905-607-5000 is my number. Don't worry about it कि वो पॉलिसी मैंने दी थी या किसी और साहब ने, does not matter. आपको इस वक्त ज़रूरत है इंफॉर्मेशन की, बिला झिझक मुझे कॉल कीजिए। I'll
ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको उसमें हेल्प आउट कर सकूं। तो प्रोसेस ये है कि आप जैसे कोई डेथ होती है आप अपने एडवाइज़र को बताएं, एडवाइज़र नहीं है इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करें, मेरी खिदमत चाहिए, कॉल मी फ्रीली, बट वी हैव टू टेल द इंश्योरेंस कंपनी एज सून एज पॉसिबल। दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2 ये है डेथ की सूरत में विदाउट वेटिंग कि इंश्योरेंस कंपनी कुछ बताए तो क्या करना है, आप डेथ क्लेम डेथ सर्टिफिकेट जो है वो कलेक्ट कर लीजिए, बिकॉज इट इज़ अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस कि जौन सी भी इंश्योरेंस कंपनी है डेथ की सूरत में वो डेथ सर्टिफिकेट आपसे मांगेंगे। ये 2 बातें हो गई। जब आप इंश्योरेंस कंपनी को कांटेक्ट करें तो आस्क फॉर अ क्लेम फॉर्म। लॉट ऑफ टाइम दे गाइड यू एज वेल हाउ टू फिल इट आउट। जैसे मैंने पहले कहा, इट इज़ आइडियल दैट आपका एडवाइज़र उस वक्त आपको हेल्प आउट करे। आप स्ट्रेस में हैं, आप परेशान हैं, दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी ऑफ दैट professional who help you to get a policy. It is really a time when he or she should be there with you to kind of help you to process the claim. यही अल्टीमेट गोल है और ये एक डेफिनेटली ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो क्लाइंट आपकी खिदमत के लिए एडवाइज़र रादर should always very actively and very dutifully should serve you. ये उसके एक मॉरल ड्यूटी भी है, एथिकली भी उसे ये करना है और ये एक डेफिनेटली ज़रूरी चीज़ है जो कि हर एडवाइज़र से हम एक्सपेक्ट करते हैं। और जैसे मैंने अर्ज़ किया, अगर आपको उसमें कोई भी ज़रूरत हो तो यू कैन ऑलवेज गिव मी अ बज़। आई एम डेफिनेटली देयर टू हेल्प यू आउट। अब क्लेम फॉर्म फिल आउट हुआ, डेथ फॉर्म उसके साथ अटैच किया गया एंड वी सेंड इट टू द इंश्योरेंस कंपनी। उनके क्लेम डिपार्टमेंट को ये नॉर्मली जाता है। लकीली इन कनाडा जो एक स्टैंडर्ड टाइम है, इट कुड बी 30 days more or less, as long as the claim is straightforward. स्ट्रेटफॉरवर्ड से मुराद मेरी ये है कि एक नेचुरल डेथ है, हॉस्पिटल में हुई है, डेथ सर्टिफिकेट आपको मिल गया है और आपके फाइल्स में आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी मौजूद है। अब उसमें एक और देखने की चीज़ ये है, जब आप फॉर्म भी भर रहे होते हैं क्लेम फॉर्म, के बेनिफिशरी कौन है और बेनिफिशरी का पता होना ज़रूरी है, बिकॉज़ इंश्योरेंस कंपनी उस इंश्योरेंस की जो एप्लीकेशन है, अप्रूव्ड कॉन्ट्रैक्ट है, उस पे जो बेनिफिशरी है पेमेंट उसी को मिलेगी। यहाँ पे मेरा ख्याल है मैं एक छोटी सी लेता हूँ क्विक ब्रेक, उसके बाद आते हैं और इसके बारे में मज़ीद थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग क्लेम कितनी देर में मिलता है, उसको किस तरह कलेक्ट किया जा सकता है, वगैरह वगैरह। जस्ट स्टे ट्यून्ड, आई विल बी राइट बैक। माई नंबर टू रीच एनी टाइम इज़ 905-607-5000। जी जनाब, वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले मैं क्विकली रिपीट कर दूं, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे क्लेम प्रोसेसिंग की। इंश्योरेंस पॉलिसी है, जैसे कि इंश्योरेंस का बुनियादी पर्पज़ ये है कि अगर खुदा न खास्ता क्लेम की सूरत आए, डेथ हो, क्रिटिकल इलनेस का कोई हेल्थ कंडीशन बिगड़ गई है
या चोट वोट लग गई है जिसमें कि डिसेबिलिटी वाली सिचुएशन है, तो हाउ टू प्रोसेस द क्लेम। तो ब्रेक पे जाने से पहले मैंने अर्ज़ किया कि फॉर एग्जांपल लाइफ पॉलिसी में, लाइफ इंश्योरेंस में अगर डेथ हो गई है तो द नंबर वन थिंग वन शुड डू, द फैमिली शुड डू इज़ आइडियली कॉन्टैक्ट योर एडवाइज़र। अगर आपके एडवाइज़र किसी भी वजह से अवेलेबल नहीं है, बिज़नेस छोड़ गए हैं, रिटायर हो गए हैं, या जो भी कोई रीज़न है, किसी और प्रोफेशन में चले गए, जो कि अक्सर मैंने देखा इंडस्ट्री में होता है, बिकॉज़ 28 साल से मैं इसी बिज़नेस में हूँ। बहुत से लोग आते हैं, चले जाते हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, दे आर देयर, और सालों, कई सालों से हैं, 100 साल से ऊपर पुरानी कंपनीज़ हैं। तो घबराइए नहीं, अपनी इंश्योरेंस कंपनी का नाम पढ़ के गूगल करेंगे, आपको उनका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। As soon as possible, you tell your insurance company, notify them that policy number so and so, Mr. for example John Smith passed away and we are the family। आइडियली जो उस पॉलिसी की कॉपी घर पे होगी, उसमें बेनिफिशियरी वाइफ है या बेटा बेटी है या जो भी है, दे शुड कॉल दैट आई एम द बेनिफिशियरी, माई फादर और माई हस्बैंड और माई वाइफ passed away and I wanna file the claim। इंश्योरेंस कंपनी इमीडिएटली आपकी क्लेम फाइल ओपन कर देते हैं, आपको एक क्लेम फॉर्म भेज दिया जाता है, और अगर आपके एडवाइज़र साहब या साहिबा आपको दस्तयाब हैं तो दिस इज़ द आइडियल सिचुएशन, बिकॉज़ आप स्ट्रेस्ड आउट हैं, और ये एक उनके लिए खिदमत सर्विस जो कि एक कॉर्नर स्टोन है हमारे प्रोफेशन का, वही एडवाइज़र्स कामयाब है, मैं देख रहा हूँ बड़े सालों से, जो इसको बिजनेस नहीं बल्कि एक सर्विस समझ के कर रहे हैं। तो ये उनके लिए एक अहम वो एक सिचुएशन होती है इस प्रोसेस में कि जिस क्लाइंट की इंश्योरेंस एप्लीकेशन प्रोसेस की थी, आज उनका क्लेम भी प्रोसेस करें, आज वो उनको सहारा, उनको वो सपोर्ट दें जो हमारे प्रोफेशन का एक बड़ा स्पेशल एज है। इंश्योरेंस एडवाइज़र जो है उस वक्त आपके साथ खड़ा होता है जिस वक्त दूसरा कोई सेल्स पर्सन खड़ा नहीं होता। जब आपके पास पैसे हैं, जब आप हेल्दी हैं, कमा रहे हैं, उस वक्त रियल्टर भी आ जाएगा, उस वक्त कार सेल्स पर्सन भी होगा, फर्नीचर वाला भी आएगा, घर को डेकोरेट करने वाला भी मौजूद होगा। लेकिन व्हेन द इनकम अर्नर इज गॉन, the only salesperson who at that time comes to help you out is a insurance salesperson, जिसको generally हम avoid करते हैं बहुत दफ़े, because कोई psychologically including myself कोई मरना नहीं चाहता, कोई बीमार नहीं होना चाहता, मगर ये रियलिटीज़ हैं ज़िंदगी की। प्रोग्राम के पहले हिस्से में मैंने अर्ज़ किया 6 sometimes 7 out of 10 people before reaching age 65 will face critical illness or a disability, or may face critical illness or a disability. This is the Health Canada's numbers telling us। अगर 10 में से 6 या 7 लोग बिफोर रीचिंग एज 65 क्रिटिकली इल हो सकते हैं या डिसेबल हो सकते हैं, देन हम किस तरह इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। और यकीनी तौर पे इन मुश्किल लम्हात में एक इंश्योरेंस एडवाइज़र का रोल बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बहुत दफ़े क्लेम, क्रिटिकल इलनेस के क्लेम, डेथ, लाइफ के क्लेम जो हैं और डिसेबिलिटी के क्लेम्स हमने डिलीवर किए हैं, मैंने किए हैं। मुझे पता है कि उस फैमिली को वो उस वक्त ये कितना बड़ा ब्लेसिंग फील हो रहे होते हैं। तो एनीवेज, आपने
डेथ की सूरत में आपने जिस भी अपने फैमिली मेम्बर की खुदा न खासा डेथ है तो डेथ सर्टिफिकेट कलेक्ट करना है, इंश्योरेंस कंपनी को नोटिफाई करना है। नोटिफिकेशन की सूरत में वो आपको अपनी फ़ाइल खोलेंगे, आपको क्लेम फॉर्म देंगे, यू शुड फिल इट आउट। अगर एडवाइज़र अवेलेबल हैं उनसे मशवरा कर लें, वो नहीं है मुझे कांटेक्ट कर लें। रिगार्डलेस ये पॉलिसी मेरे हाथ की लिखी हुई है, आप मेरे क्लाइंट हैं या नहीं हैं डज़ नॉट मैटर। आई फील ऑनर्ड अगर आप मुझे कॉल करते हैं। 9056075000 इज़ माई नंबर। फॉर्म फिल किया, क्लेम के साथ डेथ सर्टिफिकेट लगाया, इंश्योरेंस कंपनी को जमा करवा दिया। इसमें एक अहम टिप मैं देता जाऊँ, ये प्रैक्टिकल बात है, एडवाइज़र्स को नॉर्मली नहीं पता होती, क्योंकि मैं सारी उम्र मेरी जो है वो फर्स्ट 23 years ऑफ माई कैरियर हैज़ बीन इन अंडरराइटिंग एंड क्लेम्स। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि डेथ हो चुकी है, प्रीमियम स्टॉप ना करें। इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम चलने दें उस वक्त तक जब तक कि इंश्योरेंस कंपनी खुद स्टॉप नहीं करती। आप स्टॉप नहीं करेंगे। जब आपका क्लेम चेक बनेगा तो उसमें एडजस्टमेंट हो जाएगी। वो वरी ना करेंगे जी डेथ हो गई है मार्च के महीने में, अप्रैल का क्लेम हम क्यों दें। ये इतने कई दफ़ा हमारी कम्युनिटी में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ लेकिन मुझे सारे प्रिस्क्रिप्शंस पता हैं, मैं लॉयर नहीं हूँ मगर लीगल ओपिनियन मैंने ज़रूर देनी है। तो ये हमारी कम्युनिटी का प्रॉब्लम है, हर कोई हर चीज़ जानता है और हम लोग भी मशवरा प्रोफेशनल से नहीं करते, अपने दोस्तों से करते हैं। पता लगा कि जी आपको लीगल ओपिनियन चाहिए और आपका दोस्त ऑटो मैकेनिक है तो आप उससे मशवरा लॉ के बारे में कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ से बचें। मैं आपको ये याद रखिए, डेथ हो गई है, मान लीजिए अप्रैल में हुई, मई का प्रीमियम फिक्र पड़ गई, इसे निकलने न दे, नहीं जाने दें प्रीमियम को। जिस वक्त क्लेम का चेक लिखा जाता है इंश्योरेंस कंपनीज अकाउंट चेक करके एडजस्टमेंट कर लेते हैं। अगर प्रीमियम ज़्यादा चला गया तो आपको वापस आ जाएगा, मगर अगर आपने प्रीमियम रोक दिया है और कुछ अरसे के बाद क्लेम फाइल किया है तो प्रॉब्लम आ सकती है कि भाई प्रीमियम तो पे ही नहीं कर रहे थे, पॉलिसी बंद हो गई। तो ये प्रैक्टिकली मैंने चीज़ें होते देखी हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कनाडा में अ मंथ और अ 2 इज़ अ प्रिटी रीजनेबल सफिशिएंट टाइम, जिसमें एक बड़ी रियलिस्टिक सी एक्सपेक्टेशन है कि उतनी देर में क्लेम पे हो जाएगा, अनलेस देयर आर सम कॉम्प्लिकेशंस। मैं आपको चंद कॉम्प्लिकेशन बता देता हूँ। पहली कॉम्प्लिकेशन शायद ये हो कि विद इन कंटेस्टेबल पीरियड डेथ हो गई। पॉलिसी लिखी, कंटेस्टेबल पीरियड क्या है? पॉलिसी इशू से 2 साल के अंदर का टाइम। इंश्योरेंस कंपनी थोड़ी सी फर्दर छानबीन करती है, उसमें थोड़ा सा टाइम बाज़ वक़्त लग जाता है। लेकिन जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया बिगिनिंग में, अगर आपने इंफॉर्मेशन पूरी दी है, कुछ भूले नहीं हैं, तो इंशाल्लाह क्लेम की प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज जब पॉलिसीज़ विद इन फर्स्ट 2 years होती हैं तो थोड़ा सा उसमें वो शायद टाइम ज़्यादा लग जाए। अदर थिंग इज़ सुसाइड। अगर तो डेथ नॉर्मल नेचुरल हुई है तो नॉर्मली क्लेम में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बट सम टाइम द डेथ एक सुसाइड का नतीजा या सेल्फ इन्फ्लिक्टिंग इंजरी की वजह से डेथ हुई है, then it could be problematic, it may take longer। उसके बाद ये है कि लेकिन उसमें भी बहुत सारी सिचुएशंस हैं। अगर वो सुसाइड विद इन 2 years है तो
प्रॉब्लम क्लेम में आ सकती है, लेकिन अगर 10-12 साल 5-7 साल पॉलिसी चलने के बाद है तो यूजुअली कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बट अगेन एवरी फाइल डिपेंड करती है, हर केस दूसरे से डिफरेंट हो सकता है। एज लॉन्ग एज द इंफॉर्मेशन वॉज प्रोवाइडेड अप फ्रंट देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम। उसके बाद मर्डर है, कोई और क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट है, एक्ट ऑफ टेररिज्म है, क्राइम वगैरह है, उन सूरतों में अगर कोई डेथ है तो उस सूरत में क्लेम में प्रॉब्लम आ सकती है। तो और जनरली आपका क्लेम पूरी दुनिया में कवर होता है, अदर देन फ्यू कंट्रीज जो कि उसको मना किया हुआ होता है एट द टाइम ऑफ पॉलिसी जब लिखी जाती है। अदरवाइज जनरली आपका क्लेम ओवरऑल कवर्ड होता है। अब देख लेते हैं कि क्लेम की जो पेमेंट है वो किस तरह होती है। नंबर 1, क्लेम पे किया जाता है फैमिली मेंबर को जो कि बेनिफिशियरी है। जो बेनिफिशियरी है फैमिली मेंबर्स में से उसी को सिर्फ क्लेम पे होगा, नॉट नेसेसरीली एवरी और एनी फैमिली मेंबर। एक तो ये चीज़ है। अच्छा, उसके बाद और जो ज़रूरी है क्लेम के हवाले से जो बेनिफिशियरी वाला मामला है उसमें जो है वो अगर बेनिफिशियरी मान लीजिए बेनिफिशियरी की डेथ हो गई है और उसके बाद पॉलिसी जिसकी थी इंश्योर्ड पर्सन उनकी डेथ हो जाती है, लेकिन वो भूल गए और उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी को सेकंड बेनिफिशियरी नहीं दिया, तो उसमें जो फर्स्ट इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं दे कैन रिक्वेस्ट द इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड द प्रूफ दैट वी आर द काइंड ऑफ फर्स्ट मेंबर्स जिनका ब्लड रिलेशनशिप है, जिनका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, और दे कैन रिक्वेस्ट, दे कैन शेयर देयर एविडेंसेस के बेनिफिशियरी। फॉर एग्जांपल हस्बैंड की वाइफ बेनिफिशियरी थी लेकिन वाइफ की पहले डेथ होती है और किसी ने तवज्जो नहीं दी, हस्बैंड की पॉलिसी चल रही है, 5-6 साल बाद हस्बैंड की डेथ होती है, बच्चे रियलाइज़ करते हैं कि पॉलिसी थी मगर बेनिफिशियरी तो वालदा थी, वालदा चली गई। देयर इज़ नो नीड टू पैनिक। उस सूरत हाल में भी आप इंश्योरेंस कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं, करना चाहिए, और उन्हें अपनी सारी सिचुएशन बताएं। एंड प्रोसेस थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन क्लेम उस सूरत हाल में भी इंशाल्लाह पे हो जाएगा। पेमेंट लमसम भी हो सकती है और पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स भी हो सकती है, और पेमेंट जो है उसको लाइफ टाइम एन्युटीज में भी कन्वर्ट किया जा सकता है कि फर्ज करें हस्बैंड की डेथ हो गई, वाइफ लमसम अमाउंट लेने की बजाय इंश्योरेंस कंपनी को कहें कि मुझे एक लाइफ एन्युटी बना दीजिए, जितनी मेरी लाइफ है मुझे मंथली कुछ मिलता रहे। तो ये मुख्तलिफ तरीके से इसको डिज़ाइन या रीडिज़ाइन किया जा सकता है। इसमें आपने कांटेक्ट करना है अपने फिनेंशियल एडवाइज़र को, और अगर वो नहीं अवेलेबल तो यू कैन ऑलवेज कांटेक्ट मी एंड आई कैन हेल्प यू टू प्रॉपरली set it up based on your wishes and based on your circumstances। तो ये ओवरऑल प्रोसेस है। अच्छा, एक चीज़ इसमें अक्सर पूछी जाती है कि क्या डेथ क्लेम जो है वो टैक्सेबल है? तो नहीं जी, कनाडा में जो जनरली डेथ क्लेम है वो टैक्सेबल नहीं है। क्रिटिकल इलनेस का क्लेम भी जो है वो भी टैक्स फ्री होता है, और बहरहाल उसकी स्ट्रक्चरिंग कैसे की गई है वो भी एक टॉपिक है, लेकिन जनरली क्रिटिकल इलनेस का क्लेम भी टैक्स फ्री ही होता है। तो ये है जी ओवरऑल
पूरा क्लेम, हाउ टू प्रोसेस इट, what you should keep in mind at the time of getting the policy. अगर वो आप भूलेंगे तो बाद में प्रॉब्लम आ सकती है। क्लेम के बेनिफिशरी को अपडेट करते रहना चाहिए। अगर बेनिफिशरी की पहले डेथ हो गई है तो बेटर है कि आप नया बेनिफिशरी या कॉन्टीजेंट बेनिफिशरी पॉलिसी में मौजूद हो। क्लेम आप लमसम या इंस्टॉलमेंट्स में या किसी और एनुटी की शक्ल में आप ले सकते हैं। इट इज़ टैक्स फ्री एज वेल। तो आई होप आपको क्लेम के हवाले से यूज़फुल बेसिक इंफॉर्मेशन मिली होगी। कोई भी क्लेम के हवाले से क्वेश्चन हो, फील फ्री टू गिव मी अ कॉल। 905-607-5000 इज़ माई नंबर। थैंक यू फॉर योर टाइम। आई होप आप अपने प्यारों के साथ एक अच्छी सेहतमंद लंबी ज़िंदगी गुजारें और एंजॉय करें। अपनों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। टिल नेक्स्ट प्रोग्राम, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।